देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डेटा होता है उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट है, यह प्राइमरी मेमोरी है जो कि सीपीयू का भाग होता है। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड में स्थित एक चिप है, यानी कि ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो होता है उस पर चिप की तरह होती है, लगी होती है। यह नॉन वॉलेटाइल है, यानी नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि इसमें डेटा जो है परमानेंट स्टोर होता है। इसको और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे कि परमानेंट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें जो डेटा है उसे हम राइट नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है। और रोम में जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को हम सेव कर सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रोम। पहली है पी रोम, दूसरी है ई पी रोम, थर्ड है ई पी रोम। तो हम लोग पहले देखते हैं पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके कुछ पॉइंट्स है। पी रोम को 1956 में वेनस्टिंग जो ने बनाया था। और ये वर्क कैसे होती है, यानी कि कैसी मेमोरी होती है? तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट कि पी रोम में प्रोग्राम कर लिया जाता है, उसके बाद डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब हम इस मेमोरी का यूज करते हैं और इसमें कोई भी डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको हम इरेज यानी कि मिटा नहीं सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा को कंटेन किए रहता है। फोर्थ पॉइंट है पी रोम बनाते समय खाली मेमोरी की होती है, अर्थात रोम को बनाते समय से प्रोग्राम कर दिया जाता है। यानी कि जब हम रोम को बनाते हैं और रोम को बना लेते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम्स हम जब डालते हैं तो उसके साथ ही पी रोम को उसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर डेटा को प्रोग्राम या राइट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर कहते हैं। इस मेमोरी में जो है जो डेटा हम लोग प्रोग्राम कराते हैं उसको रीड करने के लिए हमें एक रीडर की ज़रूरत होती है। तो एक जो डिवाइस होती है, जो रीडर डिवाइस होती है, उसे पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर कहते हैं। और जो हमारी पहली प्रोग्रामर थी वो है एडा अगस्ता। और ये जो पी रोम है ये माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन में यूज की जाती है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि हम जो मतलब यानी कि हम इसमें कोई भी अगर एक बार फीचर सेट कर दिए हैं तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है, फिर उसको हम दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं। ईपी रोम क्या है? पी रोम के बाद ईपी रोम का आविष्कार किया गया, क्योंकि पी रोम जो थी इसमें डेटा को जो है इरेज नहीं कर सकते थे, जो एक बार सेटिंग कर देते थे। लेकिन ईपी रोम में ऐसा नहीं था। ईपी रोम में जो है डेटा को इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता था। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। और इसका आविष्कार जो है 1971 में देव फोरमैन ने किया था। विदाउट पावर सप्लाई यह डेटा को कंटेन किए रहता है। और इसमें क्या हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि डेटा को इरेज करके इसमें राइट किया जा सकता है। कैसे इरेज करते हैं? इसमें अल्ट्रा वायलेट यानी जो परावैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि हम सीपीयू से ईपी रोम को निकालते हैं और धूप में रख देते हैं, तो जब सूर्य की परावैंगनी किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो डेटा को इरेज कर देता है, गर्म होकर उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। तो जब वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स आती हैं तो उस पर पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होके ये उड़ जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि इसको बार बार इरेज करने से ये नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम धूप में रखेंगे, इस पर अल्ट्रा वायलेट वेव्स बार बार पड़ेंगी तो ये थोड़ा नष्ट हो जाती है, ज़्यादा वर्क नहीं करती है। अब देखते हैं ईपी रोम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहला पॉइंट क्या है? कम कॉस्टली है, यानी कि महंगी कम है। दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि हम एक बार जो सेटिंग कर देते हैं उसको इरेज करके दूसरी सेटिंग की जा सकती है। ईपी रोम में, पी रोम में ऐसा नहीं है। इसमें टेस्टिंग और डबिंग किया जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्रामिंग स्लो है, मतलब थोड़ा धीरे वर्क करती है। पी रोम की तुलना में कॉस्टली है और अल्ट्रा वायलेट वेव से इरेज होती है। और डेटा को मिटाने व दोबारा प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर से निकालना पड़ता है। मैंने बताया ना कि अल्ट्रा वायलेट वेव के द्वारा इसे इरेज किया जा सकता है, तो इरेज करने के लिए इसे सीपीयू से निकालना होता है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत होती है। ईपी रोम में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध उच्च होता है। अब जो हमारी थर्ड होती है रोम की, जो थर्ड टाइप है वो है ईईपी रोम। तो इसको देखते हैं ईईपी क्या रोम होता है। तो ईईपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका आविष्कार जो है 1978 में जॉर्ज पेरले गोस ने किया था।
और ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि डेटा परमानेंट स्टोर होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के द्वारा डेटा को इरेज किया जा सकता है। अब जो पहले क्या थी कि इरेज ही नहीं होता था, सेकंड में क्या हुआ कि इरेज होता था बट अल्ट्रा वायलेट वेव से होता था। अब थर्ड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के द्वारा डेटा को हम डिलीट कर सकते थे, कंप्यूटर से निकालना नहीं पड़ता है। आजकल जब हम कोई भी फाइल कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो उसे कंप्यूटर से निकालना नहीं पड़ता है, हार्ड डिस्क या जो भी हमारी रोम होती है, सॉरी हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरी है, तो रोम को निकालना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही वो डिलीट हो जाती है। EPROM फ्लैश मेमोरी की तरह होती है, इसमें बस वन टाइम वन डेटा डिलीट इंटायर होता है, यानी कि एक टाइम पर सिर्फ यह एक ही डेटा को डिलीट कर सकता है। एक टाइम पर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल डेटा या सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण फ्लैश मेमोरी ज़्यादा तेज़ है EPROM से। फ्लैश मेमोरी अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके, हम आगे पढ़ेंगे। अब जो EPROM होती है ये दो तरह की होती है, यानी कि ये जो हमारी EPROM है, ये जो हमारी EPROM है ये भी दो तरह की होती है। पहली कौन सी होती है, सीरियल EPROM, दूसरी होती है पैरेलल EPROM। तो पहले सीरियल EPROM के कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला है डेटा ट्रांसफ़र सीरियल में होता है, जटिल प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सीरियल का मतलब जैसे पता ही चल रहा है नाम से, सीरीज़ में, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र सीरियल में होता है। सपोज कीजिए कि हमारा कोई प्रोग्राम है, P1 है, P2 है, P3 है और यहाँ पे CPU में प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर हम चाहें कि हम P1 को हमें P1 को प्रोसेस नहीं कराना है, हमें सिर्फ P2 को प्रोसेस कराना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसमें P2 प्रोग्राम जो है प्रोसेस हो जाए। पहले P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा, जिसके कारण ये प्रोसेस जो है स्लो होती है और काफ़ी जटिल कम, यानी कि अगर हमें P3 को रन कराना है लेकिन फिर भी उससे पहले हमें P1 और P2 दोनों को रन कराना पड़ेगा। इसीलिए डेटा यही कहलाता है कि पहले P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा। तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र जो है सीरियल में होता है। और जटिल किस लिए है, क्योंकि हम अगर P3 को रन कराना चाहते हैं हम फिर भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पहले हमें P1 और P2 को रन कराना होगा, जिसके कारण ही इसकी प्रोसेस स्लो होती है। अब जो हमारा पैरेलल EPROM होता है, इसमें क्या होता है, ये सीरियल से फास्ट होती है, फ्लैश मेमोरी व EPROM में यूज़ की जा सकती है और कॉस्टली है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक साथ दो प्रोग्राम रन करा सकते हैं, या हम चाहें कि P1 और P2 दोनों प्रोग्राम रन हो जाएं तो इसमें हो सकते हैं, ये जल्दी हो जाती है, स्पीड वर्क करती है। अब देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है EPROM की, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, फुल डेटा या सिर्फ एक बाइट डेटा को डिलीट कर सकते हैं, एडवांटेज है इसका ये। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेटा इरेज करने के लिए कंप्यूटर से निकालना नहीं पड़ता है, जबकि हमें अल्ट्रावायलेट से जब हम डिलीट करते थे EPROM को तो हमें निकालना पड़ता था। तीसरा, प्रोग्राम करना आसान होता है, लेकिन यानी कि इसमें जो कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो वो आसान तरीके से हो जाता है। फास्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी डेटा से इरेज डेटा, इसकी स्पीड जो है फास्ट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी से डेटा को इरेज करता है, यानी कि हमें अल्ट्रा वायलेट की ज़रूरत, वेव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डेटा को इरेज कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है देखते हैं। पहला, कॉस्टली है। रीड राइट इरेज डेटा के लिए अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। हम जो भी डेटा रीड करते हैं, राइट करते हैं या इरेज करते हैं, उसके लिए हमें जो वोल्टेज लेने होते हैं, V1 V2 V3 वो कई तरह के होते हैं और हमें हर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, यानी कि डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है। 10 वर्ष तक डेटा को रिटेन कर सकता है। ये थे इसके डिसएडवांटेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं सेकेंडरी मेमोरी के साथ न्यू वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।